हेलो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। मतलब क्या है इसका, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसी स्केलर से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वेक्टर के ऊपर। ध्यान से देखेंगे सभी, हमें क्या लेना है, कोई वेक्टर क्वांटिटी लेनी है। सपोज करो हमने वेक्टर क्वांटिटी क्या ले ली, वेलोसिटी v। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या लगाएंगे, एक एरो हेड लगाएंगे, तो वो हमें गिवन है कितना, डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब टॉपिक में हमें क्या गिवन है कि अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी स्केलर से, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इसका मतलब अब हम क्या लेंगे, कोई एक स्केलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हमने क्या ले ली, स्केलर क्वांटिटी मास। ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन है दैट इज 5 kg। अब अगर मैं मास को मल्टीप्लाई करूंगी वेलोसिटी के साथ, दैट इज m इंटू वी, कितना आएगा हमारे पास, m कितना है 5 kg, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 5 5 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये जो रिजल्ट आया इसके अंदर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके पास डायरेक्शन तो है नहीं। जब हमने क्या किया, वेक्टर को, वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करवाया, किसी स्केलर क्वांटिटी मास से, तो क्या हुआ, हमारे पास मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया। पहले 5 था, मैग्नीट्यूड कितना बन गया, 25, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम, क्योंकि मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन सिर्फ किसके पास है, वेलोसिटी के पास। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी, रिजल्टेंट जो फाइनल रिजल्ट आया m इंटू वी, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो कंक्लूजन क्या है, जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, चेंज होगा, बट डायरेक्शन विल रिमेन सेम। ऐसे ही अगर हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्केलर की जगह किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं, किससे, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। अब रियल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। फिर से वही ले रहे हैं हम, क्या करेंगे, किसी रियल नंबर से। ध्यान से देखेंगे, फिर से हमने क्या ले लिया, वेक्टर वेलोसिटी ले लिया 5 मीटर पर सेकेंड, और रियल नंबर जिससे मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ वेलोसिटी को, वो हमने ले लिया कितना, ओनली 5, क्योंकि वो क्या है, एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं यहाँ पे वेक्टर को। तो रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ पे हमारा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। अब रियल नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, दूसरा केस क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या ध्यान रखेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसी पॉजिटिव रियल नंबर के साथ, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बट डायरेक्शन विल रिमेन सेम। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, सपोज करो किसी नेगेटिव नंबर -5 के साथ, तो क्या होगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड विद नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ से क्या आया, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्या रही 25, मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ही, लेकिन डायरेक्शन भी, क्योंकि नेगेटिव साइन आया है, तो ये क्या है, इसका नेगेटिव वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला हमने, अगर रियल नंबर पॉजिटिव होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन विल रिमेन सेम, बट इफ रियल नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, देन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल चेंज। तो ये था आपका
थोड़ा सा बेसिक। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब देखेंगे सभी, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से। सपोज करेंगे हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, दूसरा कोई वेक्टर हमें गिवन है, वेक्टर बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा हमारे पास, क्या है, एक अरेंजमेंट है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर, अब ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर के अंदर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेल को, और ये जो एरो है किसको रिप्रेजेंट करता है, हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो टेल तो क्या है, जहां से वेक्टर का मोशन या वेक्टर की डायरेक्शन स्टार्ट हुई, और हेड क्या है, जहां पे वो खत्म होगा वेक्टर। तो हमें गिवन है कि वेक्टर ए यहाँ से शुरू हुआ, इस डायरेक्शन में गया अप टू दिस पॉइंट। सिमिलरली वेक्टर बी का हमें गिवन है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ने हमें क्या बोला, कैसे समझेंगे, अगर फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से हम मिलाएंगे तो जो एक सिंगल वेक्टर हमें मिलेगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या आएगी यहाँ पे, एन arrangement in which tail of the first vector is joined with the head of second vector, then this single vector is called resultant vector। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, एक सिंगल वेक्टर जिसके अंदर हमने क्या किया है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को किससे हमने क्या किया है, हेड से सेकंड की से लाइन ज्वाइन किया, तो वो जो अरेंजमेंट हमें मिला, देन दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे अब अगर हमें ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सपोज करो ये क्या है हमारे पास, वेक्टर ए, डायरेक्शन हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो एक के हेड से फर्स्ट की टेल से दूसरे को किसको ज्वाइन करेंगे, हेड को। सपोज करो ये क्या है, वेक्टर बी, तो सेकंड वेक्टर का हेड क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट के हेड को सेकंड की टेल से मैं ज्वाइन करूंगी, तो ये क्या आ गया मेरे पास, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेंगे आर से। अब क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर, तो ऊपर क्या लगा दिया हमने, एरो हेड, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक जो लाइन हमें मिलेगी वो दैट विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी का यूज करके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एडिशन, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बोल सकते हैं आप उसको। ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमें क्या बोला कि अगर दो वेक्टर गिवन है हमारे पास, ये क्या है, वेक्टर ए,
दूसरा क्या है हमारे पास, वेक्टर बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड को क्या मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे किसी लाइन से। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, अभी हमने डिस्कस किया था। और जो इसकी वैल्यू होगी रिजल्टेंट वेक्टर की, वो इक्वल होगी सम ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। अलग अलग जो दो वेक्टर्स थे उनका सम ही किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। अब जरूरी तो नहीं है ना वो किसी एंगल के ऊपर ही हो। तो केस 1 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, केस 1 क्या है हमारा, व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग in the same direction। अगर जो दो वेक्टर है हमारे पास दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे हमने ले लिए दो वेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी को। हमें क्या निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट। अभी हमने पढ़ा है अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट की टेल को सेकंड के हेड से ज्वाइन कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, देखेंगे सभी, ये तो था वेक्टर ए, फर्स्ट की टेल से किसको ज्वाइन करूंगी, सेकंड के हेड को ज्वाइन करूंगी। तो क्या आएगा हमारे पास, देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास। अब रिजल्टेंट क्या है, टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, दोनों का सम। लेकिन केस 2 हम क्या ले रहे हैं, केस 2, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना दोनों केस, इनको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे that if two vectors are acting in the same direction, that is both are parallel to each other। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो देन थीटा विल बी 0 एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। सिमिलरली अगर अपोजिट में है, सपोज करो ये क्या है हमारे पास, वेक्टर ए, ये क्या है हमारे पास, वेक्टर बी। अब ध्यान से देखेंगे कैसे ज्वाइन करेंगे इनको हम। जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये तो है वेक्टर ए, वेक्टर बी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ गया, वेक्टर बी। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है किसकी, ए से, इसका मतलब ये कैसा है, माइनस ऑफ बी। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का सम आएगा, डेट इज वेक्टर ए प्लस सेकेंड वेक्टर, क्योंकि किधर जा रहा है, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में हम सारी मेजरमेंट क्या लेते हैं, नेगेटिव, मैथ्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या आएगा, माइनस बी, दैट इज आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो याद रखेंगे अगर दो डायरेक्शन में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, अपोजिट में जा रहे हैं तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो लॉज पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन के, उसके अंदर हम दोनों को प्रूव करेंगे। जैसे इसके अंदर तो क्या थे, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब थर्ड केस आता है कि अगर दोनों वेक्टर्स हमारे पास किसी एंगल पे इंक्लाइन हो एक दूसरे के साथ, दैट इज ना तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं और ना ही क्या है, एंटी पैरेलल, जबकि क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पे इंक्लाइन है। तो केस 3 क्या हो गया हमारे पास, केस 3, इफ two vectors are inclined at
सम एंगल। अब दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, कुछ एंगल। तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास क्या है, किसी एंगल पे इंक्लाइन है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा डेट विल बी डिटरमाइंड आइदर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या है हमारे पास, इफ टू वेक्टर्स inclined at some angle such that two vectors are represented in magnitude as well as direction by the two sides of the triangle taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude as well as direction by the third side of the triangle taken in opposite ऑर्डर। अब ध्यान रखेंगे ये क्या थी, ट्रायंगल लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना होगा। देखो काफी इजी है, बड़ी देख के डरेंगे नहीं कोई भी। जो स्टेटमेंट है हमारे पास उसको डायग्राम से समझते हैं, काफी इजी है। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हमने ट्रायंगल लॉ का यूज क्यों किया। क्योंकि दो वेक्टर्स अब ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, बट क्या है, किसी एंगल पे इंक्लाइन है। तो ट्रायंगल लॉ ने हमें क्या बोला कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन है विद ईच अदर, देन कैसे हैं दोनों वेक्टर्स हमारे पास, कि जो दो वेक्टर हम ले रहे हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, किससे, बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कि जो दो वेक्टर हमें गिवन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड्स को। शर्त क्या है हमारे पास, टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक वेक्टर की टेल के साथ दूसरे वेक्टर का हेड हमने ज्वाइन किया है, या फर्स्ट की हेड के साथ सेकंड की हमने क्या की है, टेल ज्वाइन की है। हेड को हेड से, टेल को टेल से ज्वाइन नहीं करेंगे। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, एक के हेड के साथ दूसरे की टेल को ज्वाइन करेंगे। तो क्या है, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड को, और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर क्या रहे, सेम। तो देखो हमने क्या लिया, कोई दो वेक्टर लिए, डायग्राम देखेंगे सभी। सपोज करो ये क्या है हमारे पास, वेक्टर ए, छोटा कर लेते हैं थोड़ा।
दूसरा हमने क्या लिया, वेक्टर बी, ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, कुछ एंगल। सेम ऑर्डर है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का जो हेड होगा वहां पे सेकंड वेक्टर की क्या आएगी, टेल आएगी, क्योंकि ऑर्डर क्या है, सेम। अब तो ये दूसरा वेक्टर हमने क्या मान लिया, वेक्टर बी। क्या गिवन है हमें, दो वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड्स को, शर्तें उनका ऑर्डर क्या है, सेम। तो जो उनका रिजल्टेंट है वो कौन बताएगा हमें, ट्रायंगल की थर्ड साइड बताएगी, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका मतलब ये जो थर्ड साइड है ये क्या बताएगी हमें, रिजल्टेंट ट्रायंगल की। ऑर्डर अपोजिट का मतलब क्या है कि अब एक के हेड के साथ दूसरे की टेल नहीं होगी, हेड के साथ क्या होगा, हेड ही होगा। तो ट्रायंगल की थर्ड साइड ये क्या बता रही है हमें, रिजल्टेंट वेक्टर। ये आ गया हमारे पास। देखेंगे फिर से सभी, दो वेक्टर हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड को। तो अब यहाँ तक पहुंच चुके, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट, डेट इज हेड के साथ क्या करेंगे, हेड को कनेक्ट। अब दोनों एंगल किसी एंगल पे इंक्लाइन है, तो इसको हमने क्या किया, एक्सिस को, वेक्टर ए को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया। ये एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमने ले लिया कितना, थीटा। अब निकालना तो हमें क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रायंगल की देखेंगे, जो अरेंजमेंट गिवन है वहां से देखो सभी आर की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो यहाँ से तो बात नहीं बनेगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। पी पॉइंट से हमने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर ए की जो प्रोड्यूस्ड लाइन है जिसको हमने आगे एक्सटेंड किया है, इस पॉइंट को मान लेते हैं एम। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, कंस्ट्रक्शन करके एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 90 डिग्री। इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं पॉइंट ओ, इसको नाम दे देते हैं क्यू, इसको एम, इसको पी। अब ध्यान से देखेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है रिजल्टेंट वेक्टर की, डेट इज आर की। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी हो तो शायद अब इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब स्टेटमेंट को मैं इरेज कर रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उसके ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखेंगे सभी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखेंगे क्या क्या चाहिए हमें, ओपी, ओपी की वैल्यू हमें पता है कितनी, आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है, ओपी इज इक्वल टू आर। वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि ओपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर को। उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, वेक्टर आर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इक्वेशन 1 के अंदर पीएम की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, पी एम हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, पीएम की वैल्यू अगर हमें जरूरत हो तो आप कैसे निकालोगे, हम लेंगे ट्रायंगल ए, ट्रायंगल पी एम क्यू है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने ली। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पीएम हमें फाइंड आउट करना है। पीएम क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें किसकी वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज की। क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूज है पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी को। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, पीएम बाय पी क्यू किसके बराबर था, साइन थीटा के बराबर होता है, पी बाय एच। पीएम
निकालना है पी क्यू की वैल्यू कितनी है वेक्टर बी, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगी बी साइन थीटा, इसको मान लेंगे 2, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तीसरा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, OM की वैल्यू चाहिए। अब OM देखेंगे कितना है हमारे पास, OM को हम क्या लिख सकते हैं OQ प्लस QM, OQ प्लस QM। अब OQ की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है वेक्टर A के बराबर, लेकिन QM की वैल्यू हमें फिर से नहीं पता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे QM की वैल्यू, इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर QM अब क्या है बेस, हाइपोटेन्यूज हमें पता है वेक्टर B, तो क्या आएगा QM बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस, एंगल कितना है ये थीटा, हमें QM निकालना है, तो यहाँ से क्या आएगा PQ कॉस थीटा, PQ कितना है वेक्टर B कॉस थीटा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखेंगे OM कितना आ गया हमारे पास OQ कितना है वेक्टर A प्लस QM कितना है B कॉस थीटा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे पुट करेंगे सभी को, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ को पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा OP की वैल्यू कितना है OP R, स्क्वायर जब करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर का सिंबल हट जाएगा, इज इक्वल टू PM का स्क्वायर, PM कितना है हमारे पास निकाला था, देखेंगे सभी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, PM कितना है B साइन थीटा, क्या आ जाएगा B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस OM फिफ्थ से कितना निकाला है वेक्टर A प्लस B कॉस थीटा का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे का होल स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखेंगे जब वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर का सिंबल हट जाएगा, क्योंकि उसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर जब लिया, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a तो हमारा क्या है a स्क्वायर, b क्या है b cos थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, b क्या है b cos थीटा। अब ध्यान से देखेंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है b स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या आएगा, पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हमें तो क्या निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर r की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से r क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब हमें ये तो पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू ये आ गई, लेकिन अगर हमें निकालना हो कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, कि रिजल्टेंट वेक्टर इधर होगा इस डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में, अब ये जो इसका इंक्लिनेशन है किसके ऊपर डिपेंड करेगा थीटा, कौन सा एंगल जो रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ बनाएगा वेक्टर a के साथ, उस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमने एज्यूम किया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर a के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा एंगल। तो अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट थीटा से, थीटा अब हमारा एंगल कितना है यहाँ पे
बीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इस पूरे ट्रायंगल में कौन है, पीएम, बेस कौन है हमारे पास, ओएम। अब यहां से पुट करेंगे, पीएम की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 3 से, बी साइन थीटा, डिवाइडेड बाय ओएम की वैल्यू कितनी है फिफ्थ इक्वेशन से, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें रिजल्टेंट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी निकालनी हो रिजल्टेंट वेक्टर की, तो फॉर्मूला क्या आएगा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। अब हमें तो एंगल निकालना है, तो बीटा इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो एक ये वाला रिजल्ट भी याद रखेंगे सभी। अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा हमारे पास। उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास, आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी, थोड़ी अच्छा है, देखेंगे सभी, लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस को कैसे निकालेंगे, वैल्यू क्या होती है देखेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन 6 है, फ्रॉम इक्वेशन 6 ध्यान से देखेंगे सभी, हम क्या निकाल लेते हैं, 2ab cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2ab cos थीटा किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है हमारे पास बच्चे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये रिजल्ट भी याद रखेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ने हमें क्या बोला कि अगर दो वेक्टर्स किसी एंगल पे इंक्लाइन हैं सच दैट टू वेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड को, कंडीशन क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो जो उनका रिजल्टेंट है वो कौन बताएगा, हमें थर्ड साइड बताएगी। आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अच्छे से करना आना चाहिए, साथ ही जो रिजल्टेंट बताया ट्रायंगल लॉ ने हमें, आपको उसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 7, दैट इज r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos of theta। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सिमिलरली लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए ये वाला रिजल्ट आप याद रखेंगे। तो ये तो था एक मेथड कि अगर दो वेक्टर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन हो, ऐसे इंक्लाइन हो कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की दो साइड को, तो रिजल्टेंट निकाला हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर भी क्या होगा, किसी एंगल पे ही इंक्लाइन होंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे किससे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। जैसा कि उसमें तो क्या था, दो वेक्टर्स किसको बता रहे थे, ट्रायंगल की दो साइड को। यहाँ पे क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर देखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, पैरेललोग्राम ने क्या बोला कि अगर क्या है हमारे पास दो वेक्टर्स, वेक्टर ए दूसरा क्या है वेक्टर बी, अगर दोनों वेक्टर्स कैसे इंक्लाइन है एक दूसरे के साथ,
कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को। वहां पे तो क्या था, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, यहाँ पे क्या होगा, इफ टू वेक्टर्स are represented in magnitude as well as direction by the two adjacent sides of parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of parallelogram starting from the same point। मतलब क्या है देखेंगे इसका, अगर दो वेक्टर्स हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को, तो हमने क्या लिया, फर्स्ट वेक्टर, फिर से वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमने क्या लिया, वेक्टर बी, दोनों किसी एंगल पे इंक्लाइन है, सपोज करो एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है दोनों का, ओ, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कौन बताएगा हमें, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल बी रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ किया, ध्यान से देखेंगे सभी, और इसके पैरेलल भी क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, ये आ गया हमारे पास। अब ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों साइड भी क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये वेक्टर बी, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी को। ज्योमेट्रिकली अगर ये एंगल थीटा हमारे पास, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, हमें क्या निकालना है, फिर से रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर इस अरेंजमेंट को आप देखते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर हम नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, इस पार्ट को आप लोग भूल जाएंगे सभी, ओ पी एम, परपेंडिकुलर हमने फिर से डाला पी से कहाँ पे, क्यू पे, एक्सटेंडेड ऑफ वेक्टर ए लाइन के ऊपर, तो ये एंगल कितना, 90। अब इस अरेंजमेंट को देखो, ये पूरा फिर से क्या बन गया, जैसा हमारे पास कहाँ था, ट्रायंगल लो के अंदर था, कि अगर दो वेक्टर किससे रिप्रेजेंट हैं, सेम ऑर्डर में ट्रायंगल की दो साइड से, तो रिजल्टेंट कौन बता रहा है, थर्ड साइड। तो हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है पैरेललोग्राम की, अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो रिजल्टेंट बता रहा था डायगोनल, तो उस एडजेसेंट साइड जो सेकंड वेक्टर था उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर से देखेंगे, इसके लिए मैथमेटिकल प्रूफ सेम रहेगा, वैसे आप लोग अब खुद भी कर सकते हैं। ये वाला रिजल्टेंट हमें निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू ओ सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखेंगे, अभी हमने पीछे किया था ट्रायंगल लो के अंदर, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, बी
साइन थीटा एम क्यू की वैल्यू कैसे निकाली थी? ट्रायंगल पी क्यू एम के अंदर बेस बाय हाइपोटेन्यूज एम क्यू बाय पी एम जब किया था, क्या आया था? कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? एम क्यू इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। सिमिलरली इसकी भी जरूरत पड़ी थी, हमने क्या निकाला था? ये बी साइन थीटा कैसे निकाला था? पी क्यू बाय पी एम इज इक्वल टू साइन थीटा। पी क्यू इज इक्वल टू पी एम हमें पता है वेक्टर बी के बराबर, ये आ गया बी साइन थीटा। यहाँ पे रखेंगे, सारा सेम है अभी ये ट्रायंगल लो जैसा। तो ओपी किसके बराबर है? आर पी का स्क्वायर आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू बोलेंगे सभी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू किसके बराबर है? ओ एम प्लस एम क्यू। ओ एम कितना है? वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। फिर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी हमने निकाला था, क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां से आर हमने निकाला था, क्या आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों का रिजल्ट सेम आया। ट्रायंगल लॉ के अंदर, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर दोनों कुछ वेक्टर एंगल पर इंक्लाइन है। अब एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। कैसे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा का, कॉस थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी जो हमने ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ा था वेक्टर एडिशन का, उसमें हमने बोला था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस बी। अपोजिट में जाएंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए माइनस बी। अब हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। केस वन। केस वन क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर क्या हो? पैरेलल। तो देखेंगे सभी, सपोज करो ये क्या है हमारे पास? वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो थीटा कितना आएगा? पढ़ा था हमने कल की क्लास में, 0 डिग्री। तो आर रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना है? 0। कॉस 0 की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो देखेंगे सभी रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास? ए प्लस बी। तो हमने यही बोला था वहां पे भी, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का इंडिविजुअल वेक्टर्स का क्या होगा? सम होगा। केस 2, अगर दो वेक्टर्स कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखेंगे सभी, सपोज करो ये क्या है? वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर बी। कल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। अब cos 180 की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी होगी, इज इक्वल टू -1। तो यहां से r किसके बराबर आएगा? देखेंगे सभी, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 जब करोगे क्या बन जाएगा, -2ab, और अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर से अंडर रूट फिर से कैंसिल आउट, r इज इक्वल टू a माइनस बी। यही हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का सबट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड केस है, अगर दोनों वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के केस में 90 डिग्री के बराबर कुछ ऐसा होगा हमारे पास अरेंजमेंट। अब cos 90 की वैल्यू किसके बराबर पड़ी हुई है आपने, 0 के बराबर, तो r क्या आएगा यहाँ से, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, और r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट में जा रहे हो, या क्या हो किसी एंगल पे इंक्लाइन हो, अगर किसी एंगल पे इंक्लाइन होंगे तो रिजल्टेंट विल बी फाइंड आउट बाय यूजिंग आइदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।